ठीक है। दो और इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं फ्री वेक्टर्स या मूवेबल वेक्टर्स, और दूसरा होता है फिक्स्ड वेक्टर्स। तो फ्री मूवेबल वेक्टर्स कौन से होते हैं, फिक्स्ड वेक्टर्स कौन से होते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। देखना यहाँ डेफिनेशन लिखा है, द वेक्टर्स फॉर विच ऑन चेंजिंग देयर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, द वेक्टर्स फॉर विच ऑन चेंजिंग देयर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन द इफेक्ट कोज्ड बाई दैम डज नॉट चेंज आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। और इसी का उल्टा हो जाएगा कि जिसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करने पे द इफेक्ट कोज्ड बाई दैम इज चेंज्ड, तो जिसमें इफेक्ट चेंज हो जाता है वो तो फिक्स्ड वेक्टर हो जाएंगे, जिसमें इफेक्ट चेंज नहीं होता उनको फ्री वेक्टर बोल देंगे। मतलब इस बात का पहले तो मतलब समझते हैं क्या बोला, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किसको बोल रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया हमारे पास एक, अच्छा थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक क्यूबॉइडल शेप का ब्लॉक है, वो ऐसे किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, मान लिया ये सरफेस है। और चलो इसको 3D में बना देता हूँ मैं, थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये मान लिया किसी सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है, ये सरफेस है, ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है। तो अभी हमने क्या बोला, इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स मान लिया इस पॉइंट पे लगाया, और फोर्स का वैल्यू मान लिया 5 न्यूटन है। तो हमने 5 न्यूटन का फोर्स इस पॉइंट ए पे लगाया, ठीक है। तो इस पॉइंट ए पे फोर्स लगाया और यहाँ पे बोल दिया कि ये जो सरफेस है, इसके नीचे जो सरफेस है वो रफ है। यदि वो सरफेस रफ है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये टोपल हो जाएगा, यानी पलट जाएगा, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट कि अगर मैं क्या करूँ, इस फोर्स ए को, इस फोर्स 5 न्यूटन को हटा के मैं थोड़ा सा नीचे ले जाऊँ और इस पॉइंट बी पे लगाना शुरू कर दूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस फोर्स को इस पॉइंट बी पे लगा रहा हूँ, सेम ही फोर्स है, ए से हटा दिया मैंने और बी पे लगाना शुरू कर दिया, तो इन दोनों केसेस में से पहले केस में तो इसके पलटने के चांसेस ज़्यादा हैं, और दूसरे केस में जब ये बी पे लग रहा है तो इट विल नॉट टॉपल, है ना। इस डायरेक्शन में तो पक्का नहीं पलटेगा, हो सकता है कि ये आगे जाए तो हो सकता है पीछे की तरफ पलट जाए, ऐसा तो हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता कि बी पे फोर्स लगाओ और ऊपर से आगे की तरफ चला जाए, नहीं हो सकता। तो हुआ क्या, दोनों केसेस में अलग अलग इफेक्ट आ रहा है। अगर आपको ये बात फील हो रही है कि अगर मैं ए पे फोर्स लगा रहा हूँ तो ये आगे की तरफ पलटेगा, और अगर मैं बी पे फोर्स लगाऊँ तो पीछे की तरफ पलट सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, ये ए और बी क्या है, दीज आर पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स। तो मैंने क्या किया, पहले मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था ए, फिर मैंने बाद में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कर दिया बी, तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज किया। ऐसा करने पे फोर्स की वजह से जो इफ़ेक्ट कोज हो रहा था, यानी ब्लॉक मूव हो रहा था, तो दोनों ही केसेस में वो इफ़ेक्ट चेंज हो गया। पहले केस में वो आगे की तरफ टॉपल हो रहा था, दूसरे केस में वो पीछे की तरफ पलट रहा था। तो इससे हमें क्या पता चला कि व्हेन वी आर चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स या फिर दिस वेक्टर, देन द इफेक्ट कोज्ड बाय दिस इज चेंज्ड। अगर ऐसा हो गया, इफेक्ट चेंज हो गया, तो इसका मतलब है कि मैं इस फोर्स को ए की बजाय बी पे नहीं लगा सकता। तो इसका मतलब ये फोर्स जो है एक फिक्स्ड पॉइंट पे ही लगा हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने उसको चेंज कर दिया तो उसका इफेक्ट ही चेंज हो जाएगा, यानी वो फोर्स ही चेंज हो जाएगा फिर। तो वो वाला वेक्टर जिसकी वजह से उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करने पे उसका इफेक्ट चेंज हो जाता है, तो ऐसे वेक्टर को हम अपनी जगह से हिला नहीं सकते। तो हिला नहीं सकते तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, फिक्स्ड वेक्टर, ठीक है, फिक्स्ड वेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे फिक्स्ड वेक्टर कौन हो गया, यहाँ पे हमारा फिक्स्ड वेक्टर हो गया फोर्स, ठीक है। ये तो मैंने आपको फिक्स्ड वेक्टर का एक एग्जांपल दिया, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मान लिया इस बार हम लेते हैं एग्जांपल फ्री वेक्टर का, ठीक है। मान लिया मेरे पास एक कार्ट है, ठीक है, ऐसे एक बड़ी सी कार्ट है,
ये कार्ट आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही, ठीक है। अब मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो मैंने इस कार्ट की वेलोसिटी इस पॉइंट पे दिखा दी, या फिर मैंने इस कार्ट की वेलोसिटी, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, या फिर मैंने इस कार्ट की वेलोसिटी इस पॉइंट बी पे दिखा दी 10 मीटर पर सेकंड, या फिर इसके ऊपर कोई और पॉइंट ले लिया सी, मैंने बोल दिया कि उस पॉइंट सी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। तो मैंने क्या किया, इस वेलोसिटी का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिया, ठीक है, इसको कहीं और शो कर दिया। ऐसा करने से क्या कार्ट के मूवमेंट पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं ना। तो इट इज़ क्लियर कि कार्ट अभी भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी बोल दो, स्पीड बोल दो, आगे चल के समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि इतनी स्पीड से अभी भी जा रही है, तो इसका मतलब है कि इफेक्ट कोज जो है वो चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब वेलोसिटी इज़ अ फ्री वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे किसी किसी केस में वेलोसिटी भी फिक्स्ड वेक्टर हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया, आई होप आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बस ये छोटा सा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा, वैसे डायरेक्ट सवाल कभी नहीं आते, बस आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेटर बन जाए और आपको सारी बातें पता हो, सिर्फ इसलिए फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन सारी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है अदर टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो मेनली हमने वेक्टर्स को मेन कैटेगरीज जो हमने जिनमें डिवाइड कर रखा है, वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लिस्ट दिख रहा होगा। नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, नल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स, इक्वल या फिर आइडेंटिकल वेक्टर्स एंड कोइनिशियल वेक्टर्स। और भी होते हैं एक दो टाइप्स, बट ठीक है, इतने ही अपने को पढ़ने चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं पर वो काम की चीज़ें नहीं होती, ठीक है। जब अगर कहीं पे वर्ड अपीयर हुआ तो मैं वहीं पे उनका मीनिंग बता दूँगा, ठीक है। तो नल वेक्टर किसको बोलते हैं? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है और डायरेक्शन अनडिफाइंड होती है, यानी लिखा हुआ है द वेक्टर्स विद ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अनडिफाइंड। तो ज़ीरो मैग्नीट्यूड से मतलब क्या हुआ कि मतलब पहले तो हमने क्या बोला था, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसकी लेंथ। तो मतलब अगर किसी पॉइंट से उसका टेल शुरू किया और उसके हेड तक चले तो ये उसका लेंथ हो जाएगा, लेकिन ज़ीरो वेक्टर का तो लेंथ ही ज़ीरो है, तो यानी एक पॉइंट से चले और कहीं नहीं गए, मतलब यही उसका टेल है। और यही उसका हेड है, हेड भी यही है, टेल भी यही है, तो उसका लेंथ तो पक्का ज़ीरो ही हो जाएगा। यदि उसका लेंथ ज़ीरो हो गया तो फिर हम उसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे? इसीलिए हम बोल रहे हैं कि डायरेक्शन इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि वो तो कोई लाइन ही नहीं बना ना। हेड और टेल, हेड से टेल तक या टेल से हेड तक जाने में किसी डायरेक्शन में मूव करना ही नहीं पड़ा, तो हम इसकी डायरेक्शन तो बता ही नहीं सकते। फिर कोई बच्चा बोले कि सर फिर इसको वेक्टर ही क्यों बोल रहे हैं? तो ये वेक्टर डिफाइन ही क्यों किया हमने? तो उसके पीछे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है। जैसे हम फोर्सेस पढ़ रहे थे, तो जैसे मान लिया हमने किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लगाए ऑपोजिट डायरेक्शंस में और दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम किया तो वो ज़ीरो के बराबर आ गया, ठीक है। तो वहाँ पे हमने एक बात नोटिस करी कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो तो वेक्टर थी और राइट हैंड साइड पे हमने ज़ीरो लिख दिया तो वो स्केलर हो गया। तो ज़ीरो का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता ना, तो वेक्टर और स्केलर को बराबर रखना ये बात सही नहीं लग रही है हमें, है ना। तो दो सेम तरह की क्वांटिटीज़ को बराबर रख सकते हैं, एक वेक्टर एक स्केलर के बराबर कैसे हो सकता है? एक चीज़ की डायरेक्शन है, एक चीज़ की डायरेक्शन नहीं है, दोनों आपस में बराबर कैसे हो सकते हैं? तो इसी बात को, इसी स्टेटमेंट को सही रखने के लिए कि ये गड़बड़ ना हो जाए, हमने जीरो की बजाय यहाँ पे ज़ीरो वेक्टर लिखना शुरू कर दिया। तो हमने बोला कि पक्का जो आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर ही होगा, तो दैट इज़ ज़ीरो वेक्टर। उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा बट उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा, तो ये स्केलर की बजाय हमने उसको भी वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। सिर्फ ज़ीरो वेक्टर का ओरिजिनली डिफाइन करने का यही एकमात्र रीज़न था,
ठीक है, ताकि स्केलर क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ के बराबर ना हो जाए गलती से। उस एरर को ठीक करने के लिए हमने ज़ीरो वेक्टर डिफाइन किया। ठीक है, तो अगर हम कभी लिखते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ज़ीरो, तो हम गलत लिखते हैं। हमें क्या लिखना चाहिए? बराबर ज़ीरो वेक्टर, ये लिखना चाहिए। ठीक है, ज़ीरो वेक्टर का ही दूसरा नाम होता है नल वेक्टर। ठीक है, इसी को ज़ीरो वेक्टर बोलते हैं, इसी को नल वेक्टर बोलते हैं, एक ही बात है। और रिप्रेजेंट करते हैं इसको जीरो के ऊपर एरो लगा के। ठीक है, फिर उसके बाद है यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर की बार बार बात कर चुका हूँ, एक ऐप से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी बता चुका हूँ इनका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है। ठीक है, यूनिट मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो उसको यूनिट वेक्टर बोल देंगे, बस इतना ही है। और निकालने का तरीका क्या है? अगर ए वेक्टर पता है तो उसका यूनिट वेक्टर ए कैप होगा, तो ए कैप निकालने का तरीका क्या है? दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, पहले एग्जांपल बता चुका हूँ इसका, बस ये बात एज इट इज़ याद रखनी है। कुछ यूनिट वेक्टर्स जैसे आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये सारे क्या हैं? दीज आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये वाली बात याद रखनी है। ठीक है, ये सबसे बेसिक फंडामेंटल वेक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से बाकी सारे वेक्टर्स लिखते हैं। ठीक है, और इन तीनों का ही मॉड जो है वो 1 के बराबर होता है, क्योंकि तीनों ही यूनिट वेक्टर हैं। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आ गई। अगर किसी ने बोला 3 आई कैप का मॉड कितना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। किसी ने बोला -7 जे कैप का मॉड कितना है, यानी उसका लेंथ कितना है, तो हमारा आंसर हो गया 7 यूनिट्स, है ना। और ये तो बता ही चुका हूँ। किसी ने बोला 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप का मॉड कितना होगा, तो हमारा आंसर होगा √3² प्लस 4²। और अगर तीनों हैं एक्स वाई जेड, तीनों ही कोऑर्डिनेट है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप ऐसा लिखा है, तो उसका मॉडुलस कितना हो जाएगा? √3² प्लस 4² प्लस 2², इस तरीके से। ठीक है, ये तो वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही रिवीजन सा हो जाएगा हल्का हल्का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। सिंपल सवाल है, चेक इफ़ द फॉलोइंग आर यूनिट वेक्टर्स और नॉट। तो यूनिट वेक्टर चेक करने का तरीका क्या है? उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो फटाफट। और इसका मैग्नीट्यूड निकालने का अभी मैं तरीका बार बार बता चुका हूँ, x² प्लस y² प्लस z² का स्क्वायर रूट। तो x का काम यहाँ 2 कर रहा है, 2 का स्क्वायर, सीधा सीधा लिखते हैं बेटा वैल्यूज़। 1 का स्क्वायर प्लस z का काम -2 कर रहा है, तो -2 का स्क्वायर। और बस आया रूट के अंदर 4 + 1 + 4 = √9 यानी 3 आ गया। तो ये तो दिस इज़ नॉट अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, फिर दूसरा चेक करते हैं, सेकंड वाले में फटाफट से फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, x का स्क्वायर यानी 1/√11 का स्क्वायर हो जाएगा 1/11 प्लस -1/√11 का स्क्वायर हो जाएगा 1/11 प्लस 3/√11 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √11 का स्क्वायर 11। तो हमारे पास बचेगा रूट के अंदर एलसीएम तो आ जाएगा 11, अंदर बचेगा 1 + 1 + 9 यानी √11 अपॉन √11 यानी 1। तो √1 यानी 1 ही आ जाएगा। तो दिस इज़ अ यूनिट वेक्टर, है ना, ये सही है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो बेटा इसका नाम एक बार के लिए ए वेक्टर रख लेते हैं। तो मुझे ए कैप निकालना है, तो ए वेक्टर को डिवाइड करेंगे मॉड ए से, सीधा सा, है ना। तो पहले तो मॉड ए निकाल लेते हैं। मॉड ए कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर यानी 9, 2 का स्क्वायर यानी 4, -2 का स्क्वायर यानी 4। तो ये आ गया √17 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ए कैप कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर यानी 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाई √17। ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हो और अलग अलग करना हो तो अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई है बात। ठीक है, अब इसमें सीधा सीधा इसका डायरेक्शन निकाल रहे हैं, यानी ए कैप निकाल रहे हैं इस केस में सीधा सीधा। तो हमारा आंसर क्या होगा?
आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, यानी ये क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है ए वेक्टर। और इसको डिवाइड करना है इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1 + 1 + 1 3 √3 बन जाएगा। तो आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3, यानी 1/√3 आई कैप माइनस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। तो दोनों ही फॉर्मेट सही हैं, चाहे आप इसमें लिख दो चाहे इसमें लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ है कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं, द वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब जो वेक्टर्स एक ही स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लिया। ठीक है, अब इस लाइन के पैरेलल मान लिया एक वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, एक और वेक्टर है वो मान लिया बी वेक्टर, एक और वेक्टर है वो मान लिया सी वेक्टर। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे वेक्टर्स बना सकते हो आप। ठीक है, ये एरो इसके ऊपर है। ठीक है, तो ये सारे वेक्टर्स मैंने लिखे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये सारे इस लाइन के पैरेलल हैं तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये आपस में भी पैरेलल होंगे, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं सेम डायरेक्शन में तो भी ये पैरेलल हैं। ए वेक्टर और सी वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है बट वो सेम लाइन के पैरेलल हैं, इसीलिए वो आपस में भी पैरेलल हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बी वेक्टर इज़ पैरेलल टू सी वेक्टर, ये वाली बात भी सही है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ए वेक्टर इज़ पैरेलल टू बी वेक्टर इज़ पैरेलल टू सी वेक्टर, यानी ये तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गए। ठीक है, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि आई कैप इज़ पैरेलल टू माइनस आई कैप। ठीक है, यानी 3 आई कैप इज़ पैरेलल टू -7 आई कैप। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे ए वेक्टर इज़ पैरेलल टू 2a वेक्टर, ऐसा बोल सकता हूँ। और मैं ये भी बोल सकता हूँ, चलो एग्जांपल बना लेते हैं इनके, 1 2, ये तीसरा हो गया। चौथा मैं बोल सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज़ पैरेलल टू 2 टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि बेटा डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी ना, सिर्फ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज किया, डायरेक्शन बदली, डायरेक्शन तो बदली नहीं। इस तरीके से बोल सकते हैं। तो मैं फिर ये भी बोल सकता हूँ कि आई कैप प्लस जे कैप विल बी पैरेलल टू 2 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप। फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप इज़ इक्वल टू नहीं, इज़ पैरेलल टू 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ये कैसे लिखा मैंने, कुछ नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो ये मिल गया। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ क्या किया हमने, इसको 2 टाइम्स किया। और 2 टाइम्स करने पे तो हमने देखा किसी भी वेक्टर को 2 टाइम्स करने से तो उसका लेंथ डबल होता है। यानी क्या बोला हमने, अगर ये वेक्टर ए वेक्टर है तो मैंने 2 वेक्टर कैसे बनाऊंगा, 2 वेक्टर बस इसकी लेंथ डबल कर देंगे। ठीक है, मान लिया इसको डबल कर दिया तो ये 2a वेक्टर हो गया। तो डायरेक्शन तो नहीं बदला ना, तो अगर डायरेक्शन नहीं बदला तो ये दोनों सेम लाइन के पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो वो अपने तो पैरेलल होगा ही होगा। तो किसी भी वेक्टर को स्केलर से किसी भी नंबर से, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, यानी अगर कोई बोले कि ये मैंने उल्टा करके 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी -3 ए वेक्टर लिख दिया, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए वेक्टर विल बी पैरेलल टू -3 ए वेक्टर। ये वाली बात भी सही है। क्यों, क्योंकि दोनों सेम लाइन के पैरेलल होंगे ना, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो क्या होगा, तो ये वाली बात भी सही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगली चीज़ है इक्वल या फिर आइडेंटिकल वेक्टर्स। ठीक है, ध्यान देना, मैथमेटिक्स में इक्वल वेक्टर्स अलग होते हैं, फिजिक्स में अलग होते हैं। तो मैथ्स में इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं, 2 वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन।
मैथमेटिक्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड और सिर्फ डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें अगर सेम हो जाएं तो हम उन वेक्टर्स को इक्वल बोल देंगे। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में हमें एक और एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए। वो क्या होता है, ध्यान से देखना। टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड दे रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। कहने का क्या मतलब हुआ कि मैथमेटिक्स में कोई वेक्टर है तो उनका तो हम सीधे सीधे नाम रख देते हैं। मान लिया जैसे ए वेक्टर रख दिया, तो ए वेक्टर मान लिया एक वेक्टर हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, कोई दूसरा वेक्टर मैंने बी वेक्टर लिखा, उसका भी मैंने वैल्यू लिखा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो अगर दोनों सेम तरीके से लिखे हुए हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में क्या होगा, फिजिक्स में ये वेक्टर्स किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जैसे मैंने बोला मेरे पास एक फोर्स वेक्टर है, उसका वैल्यू हो गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो इसका यूनिट हो गया मान लिया न्यूटन। ठीक है, और फिर मैंने बोला मेरे पास एक एक्सेलरेशन वेक्टर है, उसका वैल्यू भी है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मैं ध्यान से देखूँ तो पहले वाले वेक्टर का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दूसरे वाले वेक्टर के डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन दोनों वेक्टर्स अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर रहे हैं। दोनों वेक्टर्स अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला वेक्टर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वेक्टर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ से अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ए वेक्टर एफ वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो जो चीज़ लिखी है उसका यूनिट है न्यूटन, और राइट हैंड साइड पे जो चीज़ लिखा हुआ है उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गई। मतलब क्या किसी चीज़ पे जो फोर्स लग रहा है वो उसके एक्सेलरेशन के बराबर हो सकता है क्या? अगर हम फिजिकली सोचें तो ये वाली बात तो संभव है नहीं ना, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम बोलते हैं कि फिजिक्स में दोनों वेक्टर्स का यूनिट भी सेम होना ज़रूरी है, यानी वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर दोनों ही एक्सेलरेशन वेक्टर हों तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो। जैसे मेरे पास एक एक्सेलरेशन वेक्टर है a1 वेक्टर, ठीक है, और दूसरा एक्सेलरेशन वेक्टर है मान लिया a2 वेक्टर। ठीक है, और मैंने बोला मॉड ऑफ a1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ a2, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। और क्या इन्फॉर्मेशन मेरे को दी गई है, एंड बोथ आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर ऐसा बोल दिया तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो गया, मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, और पहला वाला भी एक्सेलरेशन है दूसरा वाला भी एक्सेलरेशन है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि a1 वेक्टर विल बी इक्वल टू a2 वेक्टर, क्योंकि दोनों का ही यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूसरे का भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों का ही यूनिट सेम होगा। तो एक्सेलरेशन वेक्टर्स अगर दोनों हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है तो दोनों को बराबर कर सकता हूँ, लेकिन यदि दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, यानी फोर्स है एक्सेलरेशन है, या फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है, या फिर फोर्स और वेलोसिटी है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं, तो इस तरह की क्वांटिटीज़ को आपस में बराबर कभी नहीं रख सकते हम। तो पहली बात है कि उनका मैग्नीट्यूड चाहे बराबर हो चाहे ना हो, चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे ना हो, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम कभी भी फोर्स वेक्टर को एक्सेलरेशन वेक्टर के बराबर नहीं रख सकते। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगली चीज़ है को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर्स एक टर्म है जो कई बार क्वेश्चंस के अंदर अपीयर हो जाती है, तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे एक वेक्टर है, तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो ये एरो के हेड वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हेड बोलते हैं, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, हेड और फाइनल पॉइंट। ये जो आखिरी वाला पॉइंट है, इसका एक नाम हमने देखा था टेल, और इसका दूसरा नाम है इनिशियल पॉइंट। मतलब ये वेक्टर जहाँ से इनिशिएट हुआ, इनिशियल पॉइंट, जहाँ पे ख़त्म हुआ, फाइनल पॉइंट। ठीक है, उसी को टेल एंड हेड भी बोल दिया। ठीक है, तो अगर ऐसे दो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे कि ए वेक्टर, और इसी इनिशियल पॉइंट से शुरू हुआ कोई दूसरा वेक्टर, मान लिया बी वेक्टर, तो यदि सेम इनिशियल पॉइंट से कोई दो वेक्टर स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, तो इन दोनों को हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। इसी तरह को फाइनल वेक्टर्स भी बोल सकते हैं, जिनका फाइनल वेक्टर सेम होता है। ठीक है, फाइनल पॉइंट सेम होता है उनको बोलते हैं को फाइनल पॉइंट, को फाइनल वेक्टर्स। बट वो वाला टर्म ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता है, इसलिए को फाइनल की बात नहीं कर रहे हैं, को इनिशियल की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये वाली बात यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, उसकी बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसकी बात करते हैं। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मान लिया अपने को दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, तो मुझे इन दोनों के बीच का एंगल पता करना है। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ए वेक्टर बना लूँगा। उस ए वेक्टर के जो ए वेक्टर का ये जो टेल है, टेल यानी इसका इनिशियल पॉइंट जो है, उसके ऊपर बी वेक्टर का टेल को ले जाके ऐसे रख दूँगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, मतलब बी वेक्टर का डेफिनेटली डायरेक्शन और लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसको अपने ही पैरेलल मूव कराना है बिना लेंथ और डायरेक्शन चेंज किए हुए। ठीक है, तो ऐसा करने पे इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये हो गया। ठीक है, यदि कोई बच्चा ऐसा करता है कि ए के फाइनल पॉइंट को यानी ए के हेड को बी के टेल से जोड़ देता है, जैसा कि यहाँ पे हुआ है, ए के हेड को बी के टेल से जोड़ दिया। ठीक है, और फिर उसने बोला कि ये जो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है, ये इन दोनों के बीच का एंगल है, तो ये वाली बात गलत हो गई, रॉन्ग। ये वाला एंगल इन दोनों के बीच का एंगल नहीं होता। तो एक तो तरीका है कि हम दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करें, फिर उन दोनों के बीच का एंगल देखें। ठीक है, एक और तरीका है, वो भी थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, तो अब फिर इस केस में दोनों के बीच में अगर एंगल बताना हो, इस तरह लिखे हो, तो कैसे बताएंगे? तो हम क्या करेंगे, ए को थोड़ा सा आगे मूव कराते हैं। किस तरह से? जैसे मान लिया ये वेक्टर बने हुए हैं दोनों, ए के हेड पे बी का टेल रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ए को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आगे, इस तरह से। ठीक है, ताकि ए का टेल बी के टेल पे आ जाए। ऐसी डॉटेड लाइन आगे की तरफ खींच दिया, तो अब इन दोनों के बीच में ये जो एंगल आया, इसको हम बोलेंगे दिस इज़ दी एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बिटवीन को शॉर्टकट में बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इस तरीके से। ठीक है, और जो दूसरा तरीका है दोनों के बीच में एंगल निकालने का, वो क्या है कि ए वेक्टर आपने बनाया। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये जो बी वेक्टर का जो हेड है, ठीक है, बी वेक्टर का हेड ए वेक्टर के हेड पे ले जाके रख दिया। किस तरीके से? ऐसे, मतलब ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर का हेड रख दिया आपने। ठीक है, अगर मैं इसको रब करूं तो ये आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ए वेक्टर के हेड पे यदि बी वेक्टर का हेड रख दिया, तो भी इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी क्या होना चाहिए, या तो दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करें, या फिर दोनों को हेड टू हेड ज्वाइन करें।
अगर ऐसा दे दिया हेड टू टेल ज्वाइन कर दिया तो फिर हमने जो एंगल लिखा वो उन दोनों के बीच का एंगल नहीं होगा। ठीक है। दूसरा तरीका है कि अगर मान लिया ये वाला एंगल आपके पास अल्फ़ा आ गया, मान लिया हेड टू टेल ज्वाइन करने के बाद अगर आपके पास एंगल अल्फ़ा आ गया तो आप क्या करो, उस एंगल को सीधा सीधा 180 में से घटा दो, तो ये जो एंगल आएगा वो आ जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा। तो उसको आप बोल सकते हो कि वो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे यही 180 माइनस अल्फ़ा इस केस में थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा था तो दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा। ठीक है। तो उस एंगल को सीधा सीधा 180 में से घटा दो अगर हेड टू टेल जॉइंट है तो। यदि हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल जॉइंट है तो फिर तो डायरेक्टली जो एंगल आ रहा है वही वाला एंगल हो जाएगा दोनों के बीच का। ये मैंने नोट 1 में डाली हुई ये वाली बात, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए ज़रा स्क्रीन पे। ऑलवेज जॉइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल और फ्रॉम हेड टू फाइंड एंगल बिटवीन दैम। ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लिया पहला एग्जांपल है, आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं इस तरह से पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, और पूछा गया है दोनों के बीच का एंगल कितना है। ठीक है। तो 30 डिग्री आपको दिखाया गया है, बट ये 30 डिग्री ज़रूरी नहीं है कि इनके बीच का एंगल हो। तो अपने को पता करना है कि क्या यही 30 डिग्री एंगल है या कुछ और एंगल होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये ज्वाइन कैसे हुए हैं। तो पी के हेड पे, पी के टेल पे क्यू का हेड रखा हुआ है, इसका मतलब ये हेड टू टेल जॉइंट है, इसका मतलब ये वाला तो एंगल नहीं होगा। तो एक तो तरीका है कि सीधा सीधा इसको 180 में से घटा दो, वही आपका आंसर हो जाएगा 150 डिग्री। दूसरा तरीका है आप क्या करो, दोनों में से किसी एक वेक्टर को आगे बढ़ा दो। तो जिसका हेड रखा हुआ है उसको जनरली हम आगे बढ़ा देते हैं। तो मैंने क्यू वेक्टर को थोड़ा सा आगे खिसका दिया। तो ऐसा करने पे अब ये जो एंगल आएगा, दिस एंगल विल बी कॉल्ड एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। ठीक है। फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे एक वेक्टर आर वेक्टर है, दूसरा वेक्टर एस वेक्टर दिया हुआ है और दोनों हेड टू टेल जॉइंट है। तो फिर से अगर ये हेड टू टेल जॉइंट है तो फिर या तो सीधा सीधा आप 180 माइनस 120 कर दो तो 60 डिग्री आ जाएगा, या फिर जिस वेक्टर का हेड रखा हुआ है उस वेक्टर को थोड़ा सा आगे खिसका दो। ऐसे इसको थोड़ा सा आगे खिसका दिया तो अब इन दोनों के बीच में ये जो एंगल आएगा ये पक्का 60 डिग्री होगा, और दिस विल बी द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एस वेक्टर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये वाली बातें समझ में आ गई हैं कि किस तरह से एंगल निकालना है। आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल, इसके अंदर भी आपको एक फिगर दिया हुआ है, दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में 30 डिग्री लिखा हुआ, तो क्या यही एंगल है। तो पहले चेक किया ये टेल टू टेल जॉइंट है, अगर टेल टू टेल जॉइंट है तो फिर यही एंगल हो जाएगा इन दोनों के बीच का 30 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, मान लिया आपके पास पी वेक्टर क्यू वेक्टर दिया हो, तो फिर हमने चेक किया ये किस तरह से जॉइंट है। ये पी के हेड पे टेल क्यू का रखा हुआ है, इसका मतलब ये हेड टू टेल जॉइंट है। तो जिसका हेड रखा हुआ है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तो आगे बढ़ाया तो वो ऐसा हो जाएगा। तो ये जो एंगल हो जाएगा ये इन दोनों के बीच का एंगल होगा, क्लियरली ये 120 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। आई होप आपको बात समझ आ गई है। अगला एग्जाम्पल, इसमें अपने को इस क्वेश्चन में अपने को करना क्या है, इसमें सबके बीच का एंगल निकालना है, यानी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है। बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, एंड तीसरी चीज़ अपने को निकालनी है सी वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम जो हेड टू हेड जॉइंट है, देखना ये बी और सी ये तो दोनों डायरेक्टली हेड टू हेड जॉइंट है, तो यही वाला एंगल इन दोनों के बीच का एंगल हो जाना चाहिए। तो ये वाला एंगल होगा कितना, टोटल कैलकुलेट करते हैं। देखना सबसे पहले तो ये वाला 30 प्लस ये वाला 90 प्लस ये कितना बचा 60 में से, 90 में से 60 गया तो ये 30 बचा। तो ये टोटल कितना हो गया, ये वाला एंगल टोटल हो जाएगा 30 प्लस 90 प्लस 30 यानी 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। कैसे आया ये 30 प्लस 90 प्लस 30। ठीक है। तो बी और सी के बीच में जो एंगल है वो तो आपको मिल गया 150 डिग्री, ये तो आपका आंसर हो गया, एक पार्ट हो गया। ठीक है। अब अपने को ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो ए और बी के बीच में अब ये हेड टू टेल जॉइंट है, तो एक तो तरीका यही है कि आप इनको ये वाला एंगल निकाल लो, उसको 180 में से घटा दो सीधा सीधा। तो ये मुझे यहाँ पे आसान लग रहा है तरीका, तो मुझे पता है कि ये जो इतना पार्ट है, ये जो इतना एंगल है ये 60 डिग्री होगा पक्का,
और ये वाला इतना पार्ट है, ये पक्का 45 डिग्री होगा, और दोनों का सम करूँ तो 105 डिग्री आया। तो 105 डिग्री आंसर नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि हेड टू टेल जॉइंट है। तो उसको अगर मैं 180 में से घटाऊँगा 105 डिग्री को, 180 में से 105 घटाया तो अपने पास बचेगा 75 डिग्री। ये इन दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको साइड में बना लो एक जगह, कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ, अच्छा एक सेकंड, थोड़ा नीचे बनाते हैं। मान लिया ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये मान लिया बी वेक्टर है। तो हमने इसको आगे बढ़ा दिया बी वेक्टर को, ठीक है, ये बी वेक्टर था, इसको आगे बढ़ा दिया, और ये वाला एंगल 30 डिग्री था, तो पक्का ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। और ये वाला एंगल आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हो जाना चाहिए टोटल मिला के ये वाला एंगल। ये कितना आया? 75 डिग्री आया। तो यही आंसर हमने निकाला है यहाँ पे, ठीक है। दोनों तरीके से सेम आंसर आया। फिर ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में ये वाला एंगल तो मुझे मिल रहा है 105 डिग्री, बट ये दोनों हेड टू टेल जॉइंट है। ए के टेल पे बी का हेड रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ए के हेड पे बी का टेल रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसको 180 में से घटाना पड़ेगा। तो 180 में से घटाया तो फिर से 75 डिग्री आ जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई है, ठीक है।